नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। भिवानी जिले में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वीरवार को खबर लिखे जाने तक 128 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव केसेस की कुल संख्या 649 तक पहुंच गई है। हालांकि तीसरी लहर में लोगों की रिकवरी भी जल्द ही हो रही है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि कोविड-19 के नियमों का पालन कतई भी करना न छोड़ें। तीसरी लहर के कोरोना संक्रमित लोगों की लगातार देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीबन 28 टीम्स का गठन किया गया है। वीरवार को सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने स्वयं भी भिवानी जिले के सेक्टर 13 में हुडा का दौरा किया और यहां होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से उनका हालचाल पूछा और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। कोविड-19 की चपेट में आए हुए रोगियों की देखभाल के लिए सीएमओ भिवानी ने सेक्टर 13 का दौरा किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएमओ ने कोविड-19 की तीसरी लहर देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 28 टीमों का गठन किया हुआ है। वहीं प्रत्येक टीम को आइसोलेट हुए मरीजों का देखभाल व दवाइयों के बारे में रिपोर्ट पेश करनी होती है। इसी बात को लेकर आज सीएमओ ने खुद सेक्टर 13 का दौरा किया और रोगियों से स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में पूछा। वहीं जब इस बारे में रघुवीर सांडिल्य से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जो मरीज अपने घर में आइसोलेट होते हैं उनकी देखभाल भी संबंधित डॉक्टरों की है। इसलिए सेक्टर 13 में 60 मरीज लगभग अपने घरों में आइसोलेट हुए हैं तथा हमारी टीम प्रत्येक मरीज के पास दवाइयां टाइम पर पहुंचा रही है। इसी की जांच करने के लिए आज सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य प्रत्येक मरीज से स्वयं मिले और उनसे सुझाव भी मांगे कि किस प्रकार इस कोरोना की लहर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकती है। इस जो थर्ड लहर कोरोना में ज़्यादातर हमारे पेशेंट होम आइसोलेटेड होते हैं, इसलिए होम आइसोलेटेड पेशेंट को सभी सुविधाएं देना स्वास्थ्य विभाग का दायित्व बन जाता है। हमें सभी टीम बना रखी हैं, वो टीम सही तरह से काम कर रही है, जिम्मेवारी से नहीं। इसकी हम समय समय पर सुपरवाइज करते रहते हैं। आज मैंने जैसे कि हमारे भिवानी में जो पॉकेट बने हुए हैं, जैसे कि कृष्णा कॉलोनी में, दिनोंद गेट पर, हमारी बिचला बाज़ार में, दादरी गेट पर और हमारी एमसी कॉलोनी, बैंक कॉलोनी और हमारा विद्यानगर, सेक्टर 13 और वेस्ट कॉलेज। सेक्टर 13 में सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं, 60 के आसपास मरीज़ हैं। तो इसमें सभी पेशेंटों को सुविधाएं मिले, खास करके दवाइयाँ समय पर मिलें, एक्शन टेकन रिपोर्ट समय पर हों और उसको जो डॉक्टर है दोबारा विजिट समय पर निर्धारित विजिट भी की जाए। इसकी चेकिंग के लिए आज मैंने सेक्टर में 10 घर विजिट करेंगे, तो जो भी समय पर कार्य ना होया उसकी जिम्मेवारी यहाँ के जो डॉक्टर हैं संबंधित की होती है, वो सर्विस पूरी देना। आग्रह करूँगा कि जब भी बाहर जाएं मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और बार बार हाथ धोएं और जो बची हुई वैक्सीन है उसको पूरा करें। अगर ये 4 बात ध्यान रखते हैं तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है, हम थर्ड लहर से आसानी से काबू पा सकते हैं। सर टोटल कितनी टीमें बनाई गई हैं शहर के लिए और गांव के लिए भी किस तरह का? ऐसे ही हमने अभी तक हमारी 14 टीम बनी है, 6 हमने शहर के लिए बना रखी हैं और 8 टीम हमने गाँव के लिए बनाई गई है। तो हर दिन में एक पॉकेट में ट्राई करूँगा, उस पर जब विजिट करूँ और सभी जो नोडल अफसर बनाए गए हैं, सुपरवाइज़र बनाए हैं, वो भी अपने लेवल पर चेक करें ताकि उसके जो कार्य में हमारी जो ईमानदारी झलके, हम अपनी ईमानदारी से कार्य करें, कोई भी मरीज असंतुष्ट ना रहे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित एचटेट परीक्षा के दौरान यूएमसी केसेस बने, उनकी सुनवाई के लिए बोर्ड प्रशासन द्वारा वीरवार को तिथि दी गई थी। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि फिजिकल रूप से और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बने केसेस में शामिल कैंडिडेट्स के सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर उन्हें 1 से 3 साल के लिए डिबार किया जा रहा है या फिर एफआईआर भी दर्ज करवाई जा सकती है उनके विरुद्ध। वीरवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष व चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 व 19 दिसंबर 2021 को हुई पात्रता परीक्षा में नकल करते हुए परीक्षार्थियों की सुनवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में फ्लाइंग द्वारा 2 केस तथा परीक्षा केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों से 64 केस बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इन 64 परीक्षार्थियों को यूएमसी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा जो परीक्षार्थी स्वीकार करता है कि उसके द्वारा नकल की गई है उसे 1 साल, 2 साल या 3 साल
के लिए बर्खास्त किया जाएगा तथा जो परीक्षार्थी मानने को तैयार नहीं हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो 18 और 19 दिसंबर को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 की जो परीक्षा ली थी, उसमें आज UMC के केसों की सुनवाई की जा रही है। इस प्रकार के कुल 66 केस हैं, जिसमें 2 केस इन्विजिलेटर के द्वारा बनाए गए और 64 केस तीसरी आंख यानी कि CCTV कैमरे जो बोर्ड मुख्यालय पर लगे हुए थे उनमें देख करके बनाए गए थे। उन सब विद्यार्थियों को आज बुला करके UMC कमेटी के सामने पेश किया गया है और उनसे UMC कमेटी उनके लिखित में ले रही है। उनसे कुछ विद्यार्थी स्वीकार कर रहे हैं, जो स्वीकार नहीं कर रहे उनको उनकी CCTV फुटेज दिखा करके उनको बताया जाए, उसके बाद वो स्वीकार कर रहे हैं तो ऐसे मामले में उनको 1 साल के लिए डीबार किया जा सकता है, 2 साल के लिए डीबार किया जा सकता है और 3 साल के लिए भी किया जा सकता है और कुछ केसेस में FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। ऐसे कई केस हैं, वो UMC कमेटी फैसला लेकर के अनुमति लेगी उनसे, उसके बाद ही फैसला FIR का हो सकेगा। अभी केवल उम्मीदवारों से कंसेंट ली गई है, उनको CCTV फुटेज दिखा करके ये आपका ये गतिविधि थी और इसमें आपका केस बनता है, उन्होंने स्वीकार करें इस बात। मुख्य में तीसरी आंख ने खुद भी अपना काम निभाया। CCTV कैमरे जो लगाए गए थे सभी परीक्षा केंद्रों पर, लगभग ऐसे 8000 कैमरे पूरे परीक्षा केंद्रों में लगे थे। उन कैमरों का यहाँ पर हमने निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद ये 66 केस पकड़ में आए हैं। तो उन सब कैंडिडेट में कुछ पास भी हो सकते हैं, कुछ फेल भी हो सकते हैं और अलग अलग की संभावनाएं थी। तो उनकी पहले रिजल्ट देने से पहले UMC की सुनवाई की गई है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार परीक्षा परिणाम देने से पहले 20 तारीख से लेकर 23 जनवरी तक प्रत्येक जिला केंद्र पर बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन की जा रही है। कोई भी विद्यार्थी किसी दूसरे जिले में भी अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकता है। कोई और मिलेगा तो उस केस के भी दोबारा से बुला करके सुनवाई की जा सकती है, उसका तब तक रिजल्ट विदाउट कर लिया जाएगा। तो सर इस प्रकार की जो विद्यार्थी हैं जो नकल करें और तो इन प्रकार के जो विद्यार्थियों से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? ये जो परीक्षा हुई ये भावी गुरुजन बनने के लिए हुई है। तो गुरुजन ही नकल मारेंगे तो फिर विद्यार्थी को कैसे कहेंगे? अपनी भारत देश की महान परंपरा रही है, जगत गुरु रहा है हमारा देश, तो ऐसे गुरु बनेंगे तो निश्चित रूप से भी देश को गर्त में लेके जाएंगे। देश यदा कदा भिवानी शहर में सीवरेज ब्लॉकेज समस्या सामने आ ही जाती है। स्थानीय हनुमान गेट क्षेत्र में करीबन 2-3 दिन से सीवरेज ब्लॉक होने के कारण लोग काफी परेशान नजर आए। इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के JE सतीश कुमार ने बताया कि यहाँ की समस्या के समाधान के लिए गोताखोरों की डिमांड कर रखी है। जैसे ही गोताखोर आएंगे इस समस्या का समाधान अवश्य हो जाए। गौरतलब है कि स्थानीय हनुमान गेट पर पिछले 2 दिनों से सीवरेज की समस्या बनी हुई है। मेन लाइन डैमेज होने के कारण शहर में सीवरेज की समस्या भयंकर बनी हुई है। वहीं जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के JE सतीश कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों से हलवास गेट, हनुमान गेट व इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी सीवरेज की परेशानी बनी हुई है व इसके लिए गोताखोरों की डिमांड की गई है तथा फिलहाल शहर को परेशानी से निजात दिलाने के लिए अस्थायी पंप सेट लगाकर सीवरेज की सफाई की जा रही है। आपको बता दें कि जैसे ही सीवरेज में पानी कम होता है इसके अंदर कुछ पत्थर से दिखाई दे रहे हैं तथा जल्द ही इस लाइन को ठीक करके शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आज भी डैमेज लाइन चालू नहीं की गई तो इसके लिए गोताखोरों की डिमांड की गई है तथा जैसे ही गोताखोर आएंगे लाइन को ठीक करवा दिया जाएगा। और इसके अंदर ये जो डिस्पोजेबल मटेरियल है, पॉलीथीन वगैरह है, ये पब्लिक डाल देती है, उससे चौक हो। कल से हमने पंप सेट लगा रखे हैं, हमारे आदमी काम कर रहे हैं, हम इसको जल्दी दुरुस्त करें। सर अगर जो नहीं खुलता है दिखाई दे तो सरकारी नहीं खुलता तो फिर हमारी एक एजेंसी है, उसकी एक नाम से जो भी ठेकेदार है उससे कहेगा कोई गोताखोर वगैरह का अरेंजमेंट चालू कर देंगे। पानी टूटने के बाद हम इसको चालू कर देंगे। तो इसी से कौन कौन से एरिया प्रभावित हो रहा है सर? इससे प्रभावित हनुमान ढाणी है, हनुमान गेट है और यही साइड का एरिया है जो मतलब शहर का आधी दर्जन कॉलोनियाँ इससे प्रभावित हो रही है। हाँ जी।
अब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे भी ब्रह्मांड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यह कहना था मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी गौरव सिरोही का। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में भिवानी और भवानी खेड़ा के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल्स में एस्ट्रोनॉमी लैब्स तैयार करवाई जा रही हैं ताकि बच्चों को स्पेस साइंस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। इस बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी ब्रह्मांड का रहस्य जानेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। योजना के तहत जिला मुख्यालय पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तथा कस्बा भवानीखेड़ा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एस्ट्रोनॉमी लैब तैयार करवाई जा रही है तथा ये लैब जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगी, जिसके बाद यहाँ पढ़ने वाले बच्चे शो साइंस के बारे में जानेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी इसरो मिशन पर पूरा फोकस है ताकि अधिक से अधिक बच्चों को स्पेस साइंस के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त हो। आमतौर पर स्कूली बच्चे सामान्य पाठ्यक्रम तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या नाम मात्र है जो ऐसे स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रहे हो जहां पर स्पेस साइंस से संबंधित उच्च स्तर की शिक्षा हासिल कर पाते हो। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा भिवानी के बच्चों के लिए ऐसी योजना बनाई गई है जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा भी ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकेगा। आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉमी लैब में बच्चे टेलीस्कोप के द्वारा वायुमंडल, चांद तारों को देख सकेंगे तथा बच्चे टिमटिमाते तारों के बारे में नई नई जानकारी हासिल करेंगे। एक लैब में 4 टेलीस्कोप की सुविधा मुहैया करवाने की योजना है। वहीं इस बारे में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी गौरव सिरोही ने बताया कि एस्ट्रोनॉमी लैब बच्चों के ज्ञानवर्धन मील का पत्थर साबित होगी। इसमें बच्चे वे सारे सवालों का जवाब जानेंगे जो चांद, सितारों व उपग्रहों को लेकर उनके मन में होते हैं। तो हमारे माननीय उपायुक्त जी के निर्देश अनुसार हम मॉडल संस्कृति स्कूल भवानीखेड़ा में और मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी में 2 एस्ट्रोनॉमी लैब्स लगा रहे हैं, जो कि हरियाणा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर ये लैब्स लगाई जा रही है। तो इनका उद्देश्य ये है कि बच्चों को नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाए, नई चीज़ें, क्योंकि अभी क्या होता है क्लासरूम में बड़ा नीरसपन सा होता है। जब बच्चा क्लासरूम में जाके बैठता है तो सेम उसको टीचर, सेम वही बेंच, वही क्लासरूम्स, तो कुछ नयापन सा नहीं होता। तो बच्चे की उत्सुकता को जगाने के लिए और उस उद्देश्य से ये हम लगा रहे हैं। इस लैब का जो हमारा ये है कि स्कूल के बच्चों के लिए तो ये है ही, और सिर्फ ऐसा है कि 1 से लेके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए, और आसपास से अगर आपके बच्चों के पेरेंट्स हैं या और स्कूलों के बच्चे भी इन लैब्स को विज़िट करना चाहते हैं और टीचर्स भी विज़िट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा माध्यम है जानने का। तो हमारा जो मकसद है इसके ज़रिए वो ये है कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम के बारे में या टेलीस्कोप से चंद्रमा को देखना या प्लैनेट्स को देखना या एस्टेरॉइड्स वगैरह को डिस्कवर करना, इन चीज़ों को बच्चों के नॉलेज में लाया जाए। और आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत फोकस है स्पेस को लेकर, तो एक तरीके से उसको स्कूलों के माध्यम से जोड़कर यहाँ पर उसकी शुरुआत की जा रही है। पूरे प्रदेश भर में पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति द्वारा किसानों की मांगों को लेकर सभी मुख्यालयों पर जाकर मांग पत्र सौंपे गए। इसी कड़ी में भिवानी के भी स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचकर अनेक किसानों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द उन्हें पूरी करने की बात भी कही। वीरवार को अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर किसानों द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वह अपनी मांगों का मांग पत्र भी सौंपा गया। वहीं जब इस बारे में किसानों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति हरियाणा द्वारा किसानों की मांगों की पूर्ति को लेकर हरियाणा के सभी मुख्यालयों पर मांग पत्र देने का कार्यक्रम चलाया गया है। उन्होंने फसल पर मुआवजे, बीमा, MSP पर गारंटी रूल करने तथा किसानों को कर्ज मुक्त करने की मांग की। इस अवसर पर उन्होंने पंजाब की तर्ज पर किसानों को रुपए मुहैया करवाने की मांग भी की। ये हमने पिछले 10 जनवरी से शुरू किया था। सभी जिला हेडक्वार्टर पर जा रहे हैं, जो कि फसल मुआवजे का सवाल है। 2019 तक का जो बीमा क्लेम है वो नहीं दिया जा रहा है। फसल मुआवजे की लड़ाई शुरू कर रहे हैं और साथ के साथ यूरिया खाद पे भी भारी किल्लत है, उसकी काला बाजारी की जा रही है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। और ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग है। जिन क्षेत्रों में ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग है वो पूरी नहीं की जा रही। लाखों रुपया किसानों से सरकार ने ले रखा है, मगर वो कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे। बुढ़ापा पेंशनें काटी जा रही है। किसानों को भी कर्ज मुक्त करना चाहिए। जैसे कारपोरेट को पैसा छोड़ रहा है सरकार, वैसे ही किसान को भी पैसे के कर्जे से मुक्ति मिलनी चाहिए। पंजाब की सरकार ने 2 लाख रुपए का भी ऐलान किया था।
हरियाणा में भी ऐलान होना चाहिए, हरियाणा के किसान को भी मजदूर किसान को कर्ज मुक्त करना चाहिए, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना चाहिए। अभी ये लड़ाई हमारी अधूरी है। इन तमाम मांगों को लेकर सब हरियाणा के सभी मुख्यालयों पर, हेडक्वार्टरों पर हमने ये मांग पत्र देने का हमारा ये कार्यक्रम था। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा, उन तमाम संगठनों को हम साथ लेके चलेंगे जो चाहते हैं किसानों को मुआवजा मिले। और 7 फरवरी को पक्का डेरा हर बार सरकार तक हमारी पहुंचाई और हमारी जो सहायता करी उसके लिए आपका धन्यवाद। सभी आपके दर्शकों को मैं पहले सैल्यूट करता हूं कि आज भी वो किसान आंदोलन के लिए लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज हिंदुस्तान आज़ाद 47 में हुआ था, लेकिन आज़ादी आज भी अधूरी से भी नीचे चलेगी। ये आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि यहाँ का किसान का मेरा वर्ग ऐसे ही सड़कों पर भूखा मरे जाए, 2 दिन बहकावा करके वोट लेकर के राज ये लोग करते रहे। अब इन भाइयों ने, मनदीप और ने जो ये चलाया अभियान, ये करनाल में इकट्ठे होंगे, वहाँ सीएम के बरना हम बैठेंगे। इन्होंने क्यों चलाया है? क्योंकि हम आज भी अधूरे। देखो, कनेक्शनों का पैसा ले रखे, ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दे रहे। फिर ये जो चला रहे हैं इसमें अब यूरिया है, अब यूरिया नहीं मिलेगा, हमारी फसल कैसे होगी? इस सरकार ने ये कहना चाहूँ, हर चीज में हमारे साथ ये इतनी कटौती क्यों काट रही है? पूंजीपतियों के साथ तो भाई उनके घराने भर दिए। ये किसान और मजदूर और 36 बिरादरी है, ये कैसे जीवेगी? हम इसका यही कहना चाह रहे, कितने रोड पे पीटीआई भाई बिठा रखे हैं, कितने आंगनबाड़ी वर्कर बिठा रखे हैं, कितने ड्रेन मास्टर बिठा रखे हैं, ये किसान मजदूर बैठे हैं। हम इनको यही मांग करना चाह रहे हैं, जो हमारी मांग अधूरी है वो पूरी करी जाए। और आज यूरिया के उसे मारे हैं भाई, जो मुआवजा है, जो किसानों का ये मुआवजा रह रहा है, ये मुआवजा मिलना चाहिए। जो किसान और मजदूर की सारी मांग है ना, हमारी आज सारी पूरी होनी चाहिए। वीरवार को अनेक सामाजिक संगठनों को साथ लेकर बहुजन संगठनों की अखिल भारतीय सहयोग एवं समन्वय समिति ने जिला उपायुक्त श्री RS ढिल्लों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने विशेष रूप से मांग की कि संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही OBC वर्ग को उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। क्रीमी लेयर की नई अधिसूचना रद्द करने, पदोन्नति में OBC की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने एवं OBC की जाति आधारित जनगणना करवाए जाने सहित पिछड़ा वर्ग की अन्य मांगों को लेकर वीरवार को मूल निवासी बहुजन संगठनों की अखिल भारतीय सहयोग एवं समन्वय समिति ने विभिन्न सामाजिक संगठनों को साथ लेकर उपायुक्त RS ढिल्लों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष अजय दहिया एवं सामाजिक कार्यकर्ता राम मेहर जांगड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार की OBC क्रीमी लेयर की नई अधिसूचना संविधान के खिलाफ है, जिसमें स्पष्ट तौर पर पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया गया है। उन्होंने कहा कि 2016 एवं 2018 की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2021 को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक बार फिर केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण की अधिसूचना जारी कर पिछड़ा वर्ग पर वार किया है, जिसके विरोध में पिछड़ा वर्ग के लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग नेताओं ने पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर संबंधी अधिसूचना को रद्द किया जाए, पदोन्नति में OBC की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने, OBC की जाति आधारित जनगणना करवाए जाने तथा OBC वर्ग को संख्या के अनुपात में बजट दिए जाने की मांग की। OBC के विभिन्न संगठनों ने दिनांक कल 19 तारीख को विभिन्न जिला मुख्यालयों पर इकट्ठा होकर हमने ज्ञापन दिया है और आज जिला भिवानी के विभिन्न संगठनों ने इकट्ठा होकर यहाँ जिला मुख्यालय भिवानी पर ये ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमारी मुख्य मांगे हैं, जो OBC का जो क्रिमिनल लेयर की सीमा जो 6 लाख रखी गई है वो गैर संवैधानिक है और संविधान के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है और इन जातियों के समाज के खिलाफ है। इस क्रिमिनल लेयर की सीमा को समाप्त किया जाए। दूसरी, जो रिजर्वेशन नहीं दी जा रही OBC को विभिन्न मुख्यालयों में, उनमें उसको प्रॉपर इसके माध्यम से और इनकी जो है रिजर्वेशन है पूरी की जाए। दूसरा, ये हमारी मांग ये है कि इनकी OBC की जनगणना नहीं की जा रही, उस जनगणना करवा कर और जो इन जनगणना के आधार पर जो इनकी जितनी हिस्सेदारी बनती है सरकार इसकी हिस्सेदारी देवे। और इसके अगली डिमांड ये है, रिजर्वेशन में प्रमोशन नहीं दी जा रही और इनका बैकलॉग नहीं दिया जा रहा, इनका OBC का बैकलॉग पूरा किया जावे। SC/BC का जितने भी संगठन हैं उनने एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए हैं।
और एक प्लेटफार्म ये जो NCC BMO है, ये एक प्लेटफार्म वो किया है ऑपरेट, और इस प्लेटफार्म के माध्यम से जो भी हमारे साथ जो एक गैर संवैधानिक गतिविधियाँ सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। और ये एक्शन स्पेशली जो OBC को क्रीमी लेयर में लेके और जो 8 लाख से 6 लाख का जो इनका इनकम क्राइटेरिया किया है, ये बिल्कुल गलत है। OBC SC के साथ ये चीज़ें, SC ST के साथ ये चीज़ें नहीं है, संविधान में नहीं है। वो सोशली बैकवर्ड हैं। इकोनॉमी इनकम से इसका कोई क्राइटेरिया कोई नहीं बनता कि कितनी इनकम से कोई BC होगा, कितनी इनकम से कोई SC होगा। तो हमारी जो मांग है कि 52% OBC को 27% रिजर्वेशन दिया गया है, जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, क्योंकि संविधान में जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का कंसेप्ट है। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में लगभग 11% OBC की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई है, रिजर्वेशन हुई है, जबकि 41% अभी भी बाकी पड़ी है। सरकार ने जो कम से कम 27% दी थी उसको भी पूरा नहीं किया है। पिछले 2-3 दिन से ठंड का प्रकोप धूप की आंख मिचौनी के साथ साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल की माने तो आने वाले 22 और 23 तारीख को बूंदाबांदी की आशंका भी हो सकती है, जिसके चलते किसान भाइयों को न तो दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए और न ही खेतों में फसलों में अधिक पानी देना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि ये धुंध फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। गौरतलब है कि वीरवार को और दिनों की अपेक्षा अधिक ठंड दर्ज की गई है। शहर में ठंड के साथ साथ धुंध भी विद्यमान थी, यह कहना था कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल का। वहीं उन्होंने कहा कि फसलों के लिए धुंध ठीक है, किंतु धुंध के कारण रोड एक्सीडेंट की संख्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले 22 और 23 तारीख को गर्जन के साथ बूंदाबांदी की आशंका है। उन्होंने किसानों को जानकारी देते हुए कहा कि वह अपनी फसलों में पानी ना लगाएं, ना ही कोई खाद डालें और ना ही किसी दवाई का छिड़काव करें, क्योंकि बारिश आने से वो दवाई छिड़की गई है वह साफ हो जाएगी। बहुत आज सबसे ज़्यादा लग रही है आज के टाइम में, और ज़्यादा धुंध है भिवानी के अंदर। हाथ सेकने के लिए बैठे हैं, कुछ गर्म हो जाए। सब दुकानदार भाई यही हैं, धीरे धीरे करके इकट्ठे हो रहे हैं, बस बात कर रहे हैं कि ठंड बहुत है। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा है, बस आग का ही सारा है। आओ किसान भाइयों, जैसे कि पिछले 2 दिनों से कल और आज 2 दिन कोल्ड डे था और डेंस फॉग यानी फुल धुंध थी। इस धुंध वाली कंडीशन में किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूं कि अपने कृषि कार्य करते समय, आते जाते समय आप धुंध में सावधानी से अपने वाहन चलाएं। और इसके साथ साथ कल मौसम के जो है वो धुंध नहीं आने की संभावना है, और परसों 22 और 22 तारीख को लगभग स्थानों पर गर्ज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी, और 23 को कुछ स्थानों पर गर्ज चमक और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो और जो ये जो धुंध आ रही है इसका भी बड़ा फ़ायदा है किसान भाइयों को, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए ये स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें जो है वो गेहूं की फसल को उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, और इस ऐसी अवस्था अगर कुछ दिन बनी रहती है तो किसान भाइयों को स्पेशली गेहूं की पैदावार काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। हमारे संग बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।